चलो देखो, अपने वन में अपन कुछ प्रकार जो हैं वो तो पढ़ चुके थे, और थोड़े से प्रकार जो हैं और पढ़ने हैं। देखो, आवाज नहीं है। मुख्य रूप से अपन 5 प्रकार के वन पढ़ेंगे यहाँ। तो अपन पढ़ रहे थे वन, ठीक है, वन पढ़ रहे हैं। और अब पढ़ेंगे यहाँ वनों के प्रकार, वनों के प्रकार पढ़ रहे हैं। और यहाँ 4 प्रकार के वन पढ़ेंगे अपन, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले है शुष्क सागवान, शुष्क सागवान वन। इनमें मोटी मोटी 4-5 बातें ध्यान में रखनी होती है। एक तो वर्षा कितनी होती है इसमें, इसकी बरसात पूछी जाती है। 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक जो है इसमें क्या होती है, बरसात होती है। कितनी बताई आपने, 75 से 110 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो रही है, यहाँ बरसात हो रही है। चलो, उसके बाद देखिए सर्वाधिक ये कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक बांसवाड़ा, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा। जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सा बांसवाड़ा दे दे, वो ये भी कह सकता है कि कौन से भाग में अधिक पाए जाते हैं। भाग पूछ लिया आपसे, भाग जो है वो है दक्षिणी भाग। अच्छा, एक बार तो प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है कि कौन से जिले हैं जो सागवान के वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त हैं। अब इसके लिए अपन को क्या होता है कि मैप अपन को थोड़ा सा पता हो तो अपन आसानी से ध्यान रख सकते हैं। भाई दक्षिणी भाग का मतलब ये हो गया। अब इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, इस क्षेत्र तक पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया आपका बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, इधर उदयपुर हो गया आपका, सिरोही तक पाया जाता है ये, यहाँ तक, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एवरेज पता होना चाहिए कि इन इलाकों में जो है सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये सागवान के वन जो हैं कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 6.87% पाए जाते हैं। या ऐसे मत याद रखो, आप याद रख लो कि इसको, एक सेकेंड, ऐसे याद रख लो सागवान 7%। क्या, सागवान देखो, शब्द आ रहा है ना सागवान, तो सागवान 7। अब ये 6.87 है, तो इसको अपन लगभग क्या बोलेंगे, 7 ही तो बोलेंगे, ताकि याद रखना अपन को आसान हो जाए। तो सागवान जो है ना 7%, ठीक है। ये पाला सहन नहीं कर सकते, पाला सहन नहीं कर सकते, मतलब सर्दियां आती है ना तब ये सहन नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि, हाँ, चौड़ी पत्तियां हैं। पत्तियां क्या है, चौड़ी है। अब चौड़ी है तो बर्फ जम जाएगी उस पर और पत्ती क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो पत्तियां कैसी होती है, पत्तियां चौड़ी होती है इसमें, इसलिए जो है ये पाला सहन नहीं कर सकते। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई वाले स्थान पर पाए जाते हैं, तो 250 से लेकर के 450 वाली ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, उन एरियो में जो है वो क्या पाए जाते हैं, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये अपन सागवान की चर्चा कर रहे थे। सागवान 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर बारिश है। फिर आपने देखा सबसे ज्यादा बांसवाड़ा है, बाघ देखा, वो दक्षिणी बाघ देखा। बाकी इधर वाले उपयुक्त वाले पूछे तो आसपास की जिले बता देना आप। और सागवान लगभग 7 है, मतलब 6.87 है। पाला सहन नहीं कर सकते, पत्तियां कैसी होती है, चौड़ी होती है। ऊंचाई जो है यहाँ पर 250 से 450 वाली जो ऊंचाई वाले स्थान है उनमें क्या पाए जाते हैं, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। चलो, अच्छा, अब पढ़ेंगे 2 नंबर, मिश्रित मिश्रित पतझड़ वन, इन्हें कहते हैं, इन्हें उष्ण कटिबंधीय वन भी कह रहे हैं,
और मिश्रित पतझड़ जो वन है, यहाँ वर्षांत कितनी होती है? तो 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो यह 28.42% पाए जाते हैं। ठीक है, 28.42% ये पाए जाते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सबसे ज्यादा उदयपुर में पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि कौन से भाग में अधिक पाए जाते हैं? भाग, तो भाग कह देना दक्षिणी भाग व दक्षिणी पूर्वी भाग जो हैं इसमें अधिक पाए जाते हैं। अब इसको आप देखो, ये राजस्थान है आपका, तो इस इलाके में अधिक पाए जाते हैं। इधर जो है ये दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग हो गया। तो इस दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग जो अधिक जो इलाका है उसमें क्या पाए जाते हैं? मतलब आपके डूंगरपुर, उदयपुर वगैरह, प्रतापगढ़ वगैरह, आपके कोटा तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस भाग में जो है ये वन अधिक पाए जाते हैं। ये मार्च अप्रैल में अपने पत्ते गिराते हैं। मार्च अप्रैल में पत्तियां गिराते हैं, पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में जो है पत्तियां गिराते हैं। पत्तियां कब गिरा देते हैं? ये मार्च अप्रैल में इनकी पत्तियां गिर जाती है। ये होता है इनके साथ। अरे एमई की एग्जाम अभी मार्च अप्रैल चल रहा है ना, मार्च चल रहा है। अब देखो, आप देखते हो खूब सारी पत्तियां गिरती रहती है, आप झाड़ू लगाते हो, 2 घंटे बाद में देखो वापस, है ना, गंदगी हो जाती है ना। तो सीधी सी बात है, मार्च अप्रैल में पत्तियां गिराते हैं। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपन बेसिक दिमाग से करने होते हैं। जैसे एक बार प्रश्न आ गया, कोई वन रक्षक की एग्जाम में थी, खेजड़ी के बारे में आया था। और वो आया था कि खेजड़ी है उसकी जो बगर वगैरह जो आते हैं ना, वो कब आते हैं? तो इसी समय आप देखो बगर आए हुए हैं ना, आप लावणी कर रहे हो तो आप देखना खेजड़ी के नीचे आप देखना उसके बगर आए हुए हैं, तो मार्च अप्रैल के पास में बगर आए हुए हैं। तो ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो आपके बेसिक नॉलेज से। अच्छा, एक नीम का आया हुआ है, कि नीम की निबोलियां हैं वो कब आती है? मई जून के आसपास आ जाती है। तो वो जो चीजें अपन देखते हैं तो वो उनसे ठीक होती है। अब आप सोचो कि अपन सारे ऐसे कुछ पढ़ लेते हैं, तो अपन को आंखें खोल के रखनी चाहिए और उसमें मतलब ऐसे एवरेज से ठीक हो जाता है। फिर वो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उनको देख करके अपन क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा, है। हाँ, तो यह मिश्रित, आपने भी क्या देखा? मिश्रित पतझड़ देखी आपने। तो उष्ण कटिबंधीय कह रहे हो, 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश है। फिर 28.42% है ये। और सर्वाधिक जो है आपके उदयपुर में है। बाघ जो है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी है। मार्च अप्रैल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसके बाद आ जाइएगा, 3 नंबर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यहां वर्षा जो होती है ना सबसे ज्यादा होती है। 150 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है। इनका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, 0.38% है। मतलब सबसे सबसे कम वन है, कम वन है सदाबहार। देखो, सबसे कम पढ़ोगे वो सदाबहार और सबसे ज्यादा पढ़ोगे वो दोगड़ा वन। आप ऐसे दैनिक जीवन के उदाहरण से देख सकते हो। इस दुनिया में धोखा देने वाले आदमी ज्यादा मिलेंगे, कम, ज्यादा? हर किसी ने आपको धोखा दे रखा होगा आज तक, और अपन ऐसे हैं जिनको किसी को धोखा नहीं दिया आज तक है। सबको ऐसे लगता है। तो याद रखना अपन को कि धोखा देने वाले ज्यादा है, 58.19% पढ़ोगे आप, है ना। तो धोकड़ा वन सबसे ज्यादा है और आपके सदाबहार सबसे कम है। और सदाबहार केवल और केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं, केवल माउंट आबू में। और माउंट आबू आप जानते ही हो, तो सिरोही में जो है यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता, जैव विविधता वाले वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ आपके औषधीय वनस्पति पाए जाते हैं, औषधि
वनस्पति जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, मतलब यहाँ जो हैं उनसे औषधियाँ वगैरह बनाते हैं, तो औषधि वन जो हैं ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहोगे माउंट आबू में पाए जाते हैं, या सदाबहार वाले वन हैं। तो अपन ने देखा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, कितनी बारिश हो रही है, 150 से अधिक, और कितने पाए जाते हैं, 0.38 है, सबसे कम वन है। और केवल कहाँ पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में है। और क्या अधिक पाई जाता है, जैव विविधता जो है उसमें अधिक पाई जाती है। और साथ में क्या दिखता है, औषधीय वन जो है उनकी क्या है, अधिकता है। किसकी अधिकता है, औषधीय वन की। तो ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 3 हो गए। चौथा, शुष्क मरुस्थलीय, या तो शुष्क आएगा, मरुस्थलीय या रेगिस्तानी वन। तो देखो यहाँ बरसात जो होती है वो होती है 30 सेमी से कम होती है। इनका प्रतिशत जो है 6.14%, कितना है, 6.14% ये वन पाए जाते हैं। यहाँ सेवन घास जो हैं वो पाई जाती है, या अपन वो कांटेदार होते हैं ना वनस्पति, वो पाए जाते हैं। और आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान, इस पश्चिमी राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। मतलब ये यहाँ कैसे वन होते हैं, मरुदबिद वन होते हैं। कैसे होते हैं, मरुदबिद वन, मतलब जीरो फाइट भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, जीरो फाइट, मतलब जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती हो उन्हें तो अपन क्या कहते हैं, जीरो फाइट वन कहते हैं। तो यहाँ जीरो फाइट वन पाए जाते हैं, अर्थात जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है। और अपन जानते हैं इधर जो होते हैं ना, हाँ, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला हिस्सा है, इधर जो है वो कौन से वन होते हैं, मरुस्थलीय वन होते हैं। तो बरसात 30 से कम होती है, प्रतिशत है 6.14% है। और इधर कौन सी घास पाई जाती है, सेवन घास। आगे घास में पढ़ेंगे, सेवन घास क्या है अलग से पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में ये अधिक पाए जाते हैं। और मरुदबिद या जीरो फाइट जो वन है वो यहाँ पर कांटेदार होते हैं। इनमें क्या होता है कि पत्तियाँ ऐसे जो होते हैं वो छोटी होती है ना। चलो, पांचवा प्रकार पढ़ोगे आप, पांचवा, अर्ध शुष्क धोकड़ा वन। तो देखो इनमें जो बरसात होती है ना वो 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। और इनका जो प्रतिशत है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, वैसे 58.19% है। मतलब सर्वाधिक कौन से हैं, सर्वाधिक वन जो हैं वो दोकड़ा वन ही होते हैं। सर्वाधिक वन कौन से होते हैं, दोकड़ा वन सबसे ज्यादा होते हैं अपने। और सबसे कम कौन से थे, सदाबहार वन जो थे वो सबसे कम थे। ज्यादा वाले और कम वाले दोनों की बात हो गई। अच्छा, ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है करौली में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, धोकड़ा वन। इनसे चारकोल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चारकोल वगैरह बनाते हैं। धोकड़ा वन होते हैं वो वैसे कठोर लकड़ी होती है। कैसी होती है, कठोर लकड़ी, इसलिए कोयला वोयला बनाने में इसकी क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। और क्या बनाते हैं, कोयला बनाते हैं, है ना, कठोर होती है इनकी लकड़ी। तो बाकी इधर शेखावटी में इधर भी खूब पाया जाता है ये, ठीक है। तो अपन को तो सर्वाधिक देखना है, तो सर्वाधिक कहाँ है, करौली में। तो अर्ध शुष्क धोकड़ा वन है 30 से 60 सेंटीमीटर, 58.19% बारिश होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से अपने, धोकड़ा वन सबसे ज्यादा है। और करौली में अपन ने देखा ये क्या है, सर्वाधिक है। और कठोर लकड़ी होती है, कोयला बनाते हैं, चारकोल बनाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपने 5 जो प्रकार थे वो पढ़ लिए। तो वनों के 5 प्रकार देखे आपने। एक तो कौन सा देखा, शुष्क सागवान, कितनी बारिश होती है, 75 से 110, सर्वाधिक है बांसवाड़ा बाघ है, दक्षिणी बाघ में अधिक है। फिर परसेंट आपने देखा 6.87% देखा। और क्या सहन नहीं कर सकते, पाला सहन नहीं कर सकते। प्रतिशत जो है वो आपने क्या देखा कि पत्तियां जो देखी वो चौड़ी है, प्रतिशत नहीं भाई। फिर आपने देखा कि
अरे पीछे इतनी जगह पड़ी हुई थी, वो देखो वहाँ कितनी जगह पड़ी हुई थी। यहाँ से सामने से आते हो ना तो कहने की जरूरत नहीं, बड़े आदमी हो यार आप लोग, बच्चों के बाप हो। मिश्रित पतझड़ जो है वो आपने देखा, क्या कह रहे हैं अपन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा जो है वो 50 से 80 है, प्रतिशत है वो 28.42 है। सर्वाधिक कहाँ देखा आपने, उदयपुर में सबसे ज्यादा देखा। फिर एक कौन से भाग में अधिक देखा आपने, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। फिर आपने देखा मार्च अप्रैल में अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं। एक आपने पढ़ा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो कितने हैं ये, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कितने परसेंट है, 0.38 है। और सबसे कम है केवल कहाँ पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में। यहाँ जैव विविधता वनस्पतिक विविधता जो है वो अधिक पाई जाती है। फिर आपने देखा कि शुष्क मरुस्थलीय रेगिस्तानी वन है, 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। परसेंट जो इनका 6.14, कौन से राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। और यहाँ जीरोफाइट या मरुद्भिद पौधे पाए जाते हैं। फिर आपने देखा अर्ध शुष्क दोकड़ा वन है, वो 30 से 60 सेंटीमीटर है, प्रतिशत है 58.19। और सर्वाधिक वन है, और सर्वाधिक कहाँ है, करौली में है। और चारकोल जो है ना इससे बनाते हैं, है ना, और कठोर लकड़ी होती है तो कोयला वोयला बना लिया आपने। चलो अब इनमें अलग अलग वृक्ष, जो वृक्ष है पेड़ है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं वो खेजड़ी है। तो बहुत सी बेसिक बातें हैं जो आप जानते भी हो। ये अपना राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। अब राज्य वृक्ष है तो इसका मतलब अपन ने कभी तो घोषित किया होगा इसको, तो घोषित, इसको घोषित किया था 31 अक्टूबर 1983 में। इसको अपन ने क्या घोषित किया, राज्य वृक्ष है। ये राजस्थान का कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। फिर है ये जो है राजस्थान का गौरव भी कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहते हैं। ध्यान रखना वृक्षों में गौरव कहते हैं, वैसे अपन जो है दुर्गों में, हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं, ठीक है। तो दुर्गों में चित्तौड़गढ़ को, और वृक्षों में अपन किसको कह रहे हैं, खेजड़ी है। वो फसल है, वो फसल हो गई तो, अरे फसल हो गई वो, अलग अलग में अलग अलग, हाँ अपना गौरव है। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ है तो दुर्गों में इसको कह रहे हैं। और खेजड़ी जो है इसको अपन देखा राज्य वृक्ष कह रहे हैं, घोषित 31 अक्टूबर 1983, कल्प वृक्ष कह रहे हैं, राजस्थान का गौरव कह रहे हैं। अब है इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरिया। ध्यान रखना वैज्ञानिक नाम है, खूब पूछा जाता है। जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके तो ये सब शब्द पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन जिनके आर्ट्स बैकग्राउंड है तो उन्होंने ऐसे शब्द पढ़े नहीं, तो दिक्कत आती होगी इनमें। तो दिक्कत मत आने दो। मानो कोई खेजड़ी का पेड़ है और आप वहां खड़े हो और आपको कोई वहां प्रॉमिस कर रहा है, क्या दे करके, सेनेरी, वो जानते हो सेनेरी शादी ब्याह में देते हैं ऐसे, तो सेनेरी दे करके, भाई वो आजकल वो चोटी वाला छोरा चल रहा है मुस्कान वाला, उसने उस मुस्कान को कुछ तो दिया होगा, तभी तो वो उसका मर्डर कराया है, वो जो भी था सिस्टम, तो उससे याद रखो, है ना। तो तुम तो क्या ध्यान में रखना है, खेजड़ी के नीचे प्रॉमिस किया था, क्या दे करके, सेनेरी। वहां ऑप्शन देखते याद आ जाएगा, प्रोसोपिस सेनेरिया, याद आ जाएगा। चलो तो ये वैज्ञानिक नाम है। इसको राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, जांटी और शिमलो, क्या कहते हैं, जांटी। भाई जांटी तो अक्सर अपन बोलते हैं खेजड़ी को, ऐसा सोच लो जो सीमा है ना, सीमा वो खड़ी है वहां, अरे शिमलोड़ी, शिमलो, मरचा बलचा जो भी है, तो ऐसे बोलते हैं ना शब्द, तो उससे याद रख लो इस शिमला जांटी के नीचे खड़ी है ना, खेजड़ी के नीचे खड़ी है मतलब। तो जांटी और
सिमलो जो है ये अपन कह रहे हैं इसको। इसको धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धर्म ग्रंथों में। इसके अलावा विष्णुई समाज के लोग भी, विष्णुई समाज, ये दोनों ही कहते हैं इसको क्या, सम्मी कहते हैं। ठीक है, तो अपन कल पढ़ भी चुके हैं भाई, खेजड़ी के लिए विष्णुई समाज के लोगों ने 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। तो धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया है, सम्मी कहा गया है। क्या याद रखोगे, सम्मी। चलो उसके बाद आ जाइएगा, ये जो कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा, तो उसमें कहते हैं बन्नी कहते हैं खेजड़ी को। तमिल भाषा में, तमिल भाषा में कहते हैं पे में कहते हैं। और सिंधी भाषा में, सिंधी सिंधी भाषा में कहते हैं छोकड़ो। क्या कहते हैं, छोकड़ो। देखो शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह होता है तो अपन कहते हैं बन्नी कड़े से, बन्नी कड़े, अरे बन्नी कड़े हैं, हाँ बन्नी को आजकल बरो समझो बन्नी, तो तो बन्नी कड़े याद रह जाएगा, बन्नी कड़े। अच्छा, तय मिल, जब मिलते हैं तब पीते हैं कि नहीं चाय पानी। अरे अपन कहीं भी मिल जाते हैं, अपन आपका पुराना साथी कोई मिल जाता है तो चल यार पीते हैं क्या, चाय पानी पीते हैं ना। तय मिल, मिलेंगे तब पे में, पियेंगे मिलेंगे, या जूस पिला देंगे। चलो सिंधी छोकड़ो है ना, सिंधी असम में क्या कहेंगे, छोकड़ो, छोकड़ो। तो ये छोकड़ो हो गया। तो कितने सारे तो इसके नाम ही हो गए। चलो जी, एक है जो खेजड़ी है वो आजकल नष्ट हो रही है, खोखली हो रही है अंदर से, गाइकोट्रोमा सिलिस्ट्रेना के कारण नष्ट है। तो खेजड़ी नष्ट होने के कारण, तो एक तो गाइकोट्रोमा, गाइकोट्रोमा, और एक है सेलेस्ट्रेना। हाँ एक कीड़ा है, एक कीड़ा, और ये गाइकोट्रोमा एक कवक है, इनके कारण है। ऐसे सोच लो कि खेजड़ी खोखली क्यों हो रही है, बोला गाय की वजह से हो रही है, सोच लो। तो गाय खा गई, ऐसे सोच लो, सोचने से तुम्हें याद हो जाएगा भाई, गाय वाला से एक शब्द था कोई, गाइकोट्रोमा याद रह जाएगा। और बोला और खेजड़ी नष्ट क्यों हो रही है, बोला सीढ़ी चाल है, शालागमान ते जानो सीढ़ी चाल है, पेड़ वैसे भी नष्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या याद रखोगे, सीलियस्ट होना। तो ऐसे तुम्हें ये याद रह जाएगा। तो ये खेजड़ी की बात चल रही है। खेजड़ी की जो खेजड़ी की पत्तियां होती है, खेजड़ी की पत्तियां, उन्हें हम क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। और जो इसका फूल होते हैं ना, फूल, उन्हें मिझर या निमझर भी कह रहे हैं। ठीक है, इनके फूल आते हैं ना, बगर आता है जिसको अपन सीधी सी भाषा में कहते हैं, उसको मिंझर वगैरह के नाम से जानते हैं। और जैसे जो खेजड़ी की पत्तियां हैं, खेजड़ी की पत्तियां किसकी पूजा में काम में लोगे, तो गणेश जी। और जो खेजड़ी के फूल होते हैं ना, फूल, तो फूल किसकी पूजा में, तो आप भगवान शिव वे पार्वती की पूजा में काम में लेते हो। जब खेजड़ी की टहनियों को पत्तियों सहित काट करके एक स्थान पर ढेर लगा देते हैं, उसे कहते हैं मोल्डा। मतलब खेजड़ी की टहनी प्लस साथ में क्या हो, हाँ पत्ती का मतलब लूम हो, तो उन दोनों के एक स्थान पर ढेरा लगाते हैं, उसे कहते हैं मोल्डिया कहते हैं या मोल्डा कहते हैं। ठीक है, तो अपन वो होता है ना लूम झाड़ लेते हैं वो, तो वो उसे क्या कहते हैं अपन, मोल्डा कहते हैं। छप्पनिया अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल ये पड़ा था विक्रमी संवत 1956 में, और ईसवी सन थी वो था 1899 1900 को। तो ये भयंकर अकाल पड़ा था। उस भयंकर अकाल में खेजड़ी लोगों के जीवन का सहारा बनी थी, मतलब जीवन का सहारा जो बनी ना, जीवन का सहारा बना था ये, जीवन का सहारा। तो सर सांगरा खा के जीवन बिता, अरे कसा सांगरा,
सोडा खाकर जीवन बचाया। सर इतना भयंकर अकाल था कि लोग बचने के लिए, जीवन बचाने के लिए खेजड़ी के छोड़े खाए। हाँ तो सर कुरकुरिया है, मिराज ये कुछ खा लेते, नहीं मिलते थे उस जमाने में, बिस्कुट बिस्कुट कुछ नहीं। अब आप देख लो, ऐसा ऐसा समय आए कि अपने लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं हो और आप खेजड़ी का छोड़ा के लाग रिया कसी कोचिंग गए खेजड़ी के लाग रिया सीधा। सोचो कैसा जाना होगा। वो जो ये कहीं नाक चढ़ा रहा है खेजड़ी का छोड़ा खाया बंग सीधो प्रसाद चढ़े बज माओ ने भोग रहे नाक चढ़ाया जी का भोग ही छे फिर कहीं हुए। तो सोचो कितना भयंकर हाल होगा। तो लोगों के जीवन का सहारा बना। वैसे जो खेजड़ी की पत्तियां होता है उनमें नाइट्रोजन अधिक होता है। मतलब जो पत्तियां होती है ना, लूम जो होती है, उसमें किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। आप कभी नोटिस करके देखना, अभी गेहूं काट रहे हो आप लोग, खेजड़ी के नीचे बड़े बड़े अपने अपने साइज से भी बड़े बड़े है ना गेहूं हैं। वो अलग बात है कि पैदावार उसमें कम होती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बड़े होने से गिर जाते हैं, इसलिए वो जो दाना है वो अच्छी तरीके से पड़ नहीं पाता है। बाकी बबूल से देखना, उगेगा ही नहीं, आधा उगेगा और उगर मर जिया थराक बड़ा ही हुआ है ना, एकदम छोटे से हो जाते हैं। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है कि इसमें खेजड़ी, भाई अपन यूरिया देते हैं फसल में, क्यों? उस पर कट्टे पर लिखा होता है कितना परसेंट होता है, 46% होता है, कट्टे पर लिखा होता है ना। तो तभी तो अपने गेहूं में होता है ना तुरंत। भाई आजकल देखो, पहले खाद वाद वगैरह जो है ऑर्गेनिक खाद दिया जाता था, आजकल अपन केमिकल वाला खाद डाल रहे हैं। केमिकल वाला खाद जैसे डाला तो फसल क्या होती है, तुरंत लंबी होती है। ऐसे अपना जीवन चक्र आजकल छोटा हो गया। पहले 100 साल का जीवन चक्र हुआ करता था, है ना, और 100+ भी बहुत से लोग जाया करते थे। अब तो 50-60 साल में गए 100 साल पूगो, अपन 50-60 साल को 100 साल समझने लगे। क्यों? क्योंकि गेहूं में जितनी भी सब्जियां आती है उनमें यूरिया डीएपी वगैरह दिया जाता है। तो अपनी लाइफ साइकिल क्या हो गई? अरे क्यों, आप मतीरा, आपको मतीरा भरनी है कल, अगर मतीरा लाल नहीं हुए तो आज यूरिया को कट्टो चिप दो दे, काल सारो मतीरो लाल हो जाए। तो यही सिस्टम अपना है। अपन फसल के साथ में जो ये खा रहे जो गेहूं, तो उनके साथ में किसका अंश आ रहा है? केमिकल का अंश आ रहा है? हाँ जो भी हैं वो चीज़ें तो अपन अपने व्यापारिक फायदे के लिए करते हैं। कई बार कई जो फसल बोते हैं ये सब्जी वाले, तो ये खुद के लिए तो अलग बोते हैं सब्जी और बेचने के लिए अलग बोते हैं। तो अब उनसे पूछो ये ऐसा कैसे? बोला ये तो बेचने के लिए, इसमें तो दवाई दी हुई है और ये इसमें दवाई नहीं दी है। अब आप लोग मंडी में बेच के जाते हो तो खरीदने वाले भी अपने में से होते हैं, अपने ही लोग होते हैं। और एक बार अखबार में आया था, शायद 67% आया था, कितना जो कैंसर होता है उसका 67% कारण है दूध। दूध के कारण कैंसर हो रहा है। अपन क्या है कि साढ़े दूध में यूरिया भी टका लाए, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई भगवान जाने क्या क्या उसमें डाल रहा है, कोई तो बिना भैंस ही दूध पैदा कर रहा है, भैंस की जरूरत ही नहीं है उनको, है। तो बड़ा टेढ़ा वो है अपना। तो इसमें लूम में क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए जो है वहां फसल अच्छी होती है। इसके अलावा देखो, खेजड़ी बीकानेर के राज्य चिन्ह जो होता है, बीकानेर का राज्य चिन्ह, तो राज्य चिन्ह है उस पर इसका चित्र होता है, उसे कहते हैं माटो। क्या कहते हैं? वैसे माटो कहते हैं। तो राज्य चिन्ह पर खेजड़ी का प्रतीक होता है, उसे माटो कहते हैं। आजकल ध्यान रखना, थार शोभा क्या है? थार शोभा तो एक नई किस्म है खेजड़ी की, नई किस्म है। और वो कैसी है? कांटे रहित है, रहित है। मतलब इसमें कांटे नहीं आते, जैसे खेजड़ी के अपन देखते हैं छोटे छोटे कांटे आते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कांटे नहीं होते। तो कैसी फसल है ये? कांटे रहित वाली है ना। तो कैसी है? थार शोभा कांटे रहित। जो आपके अनुसंधान केंद्र है बीकानेर वाला, तो उसने इसको तैयार किया था, ठीक है। हाँ, शुष्क केंद्रीय शुष्क उद्यान की एक अपने बीकानेर में उद्यान की, तो इस बीकानेर द्वारा थार शोभा। वैसे देखो खेजड़ी है ना, वो भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसने शुष्क फलों की श्रेणी में रखा है। खेजड़ी क्या है? शुष्क फल है।
जैसे इसका जो फल होता है ना, फल, उस फल को अपन कहते हैं सांगरी। क्या कहते हैं? सांगरी। और जब सूख जाता है ना, सूखने पर, तो उसे कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं? खोखा। कहते हैं सालो ज्यादा बार खोखा खा तो ही जैसू ऐसा नंबर ले लो मार्क ना। तो तो क्या ध्यान में रखना है कि फल को तो अपन सांगरी कहते हैं, और जो सूख जाता है फल उसे क्या कहते हैं? खोखा। आजकल तो खेजड़ियाँ ही नहीं है तो खोखा भी नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी? खेजड़ी नहीं हो भी तो कुछ बाकी है। एक है रुख पाइला कार्यक्रम। पाइला, रुख पाइला कार्यक्रम, ये चलाया गया था डूंगरपुर में। भाई खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था। तो रूख यानी अपन पेड़ बोलते हैं, पेड़ को बचाने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि रुक बाइला, बोला कड़े रुकू, बोला डूंगर माले रुक जा जी बड़े, है ना, जैसे अपने डूंगर है बालाजी, तो रुक बाइला, बोला डूंगर माले रुक जा जी यार, है ना, मैं भी आ रहा हूँ, आ गया आदि पेड़ छटको बोलिया, तो रुक बाइला याद रह जाएगा डूंगर। एक है ऑपरेशन खेजड़ा भी चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा भी चलाया गया था। ये चलाया गया था 1991 में। ये मरु प्रसार को रोकने के लिए खेजड़ी के पेड़ लगाए गए थे। क्या? मरुस्थल का जो प्रसार है उसको रोकने के लिए क्या चलाया गया था? खेजड़ी के पेड़ लगाए गए थे। तो ऑपरेशन खेजड़ा है 1991 में जो है चलाया गया था। हाँ, इस पर डाक टिकट 60 पैसों की जारी की गई थी, डाक टिकट 1988 में। और कितने पैसों की? 60 पैसों की डाक टिकट इस पर जारी की है। कितने पैसों की? 60। फिर है सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सर्वाधिक तो वैसे क्षेत्र विशेष तो शेखावाटी याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र में, लेकिन आपसे जिला विशेष पूछे तो नागौर में। नागौर में जो है क्या है? अधिक खेजड़ियां है। तो क्षेत्र विशेष तो अपने नागौर वाला, ये झुंझुनू वाला आ जाता है, लेकिन जिला विशेष की बात करें ना तो नागौर में। जैसे होता है ना ढूंढाड़ क्षेत्र, पढ़ते हो, हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, इस अकॉर्डिंग जो है। अच्छा, वो कल परसों तुम लोगों में ग्रुप में था, देखो, एक शब्द होता है वांगड़, एक होता है बांगड़। वांगड़ में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का थोड़ा सा भाग। चलो, बांगड़ में आते हैं सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, ये जिले आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा बात है। यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, है क्या? रुख कार्यक्रम पेड़ बचाने के लिए, देखो रुख भाइला वृक्षों, अच्छा ऑप्शन देना क्या है? नहीं, मरु प्रसार को रोकेंगे ना अपन। क्या दे रखा है? देखिए कौन सा नंबर का है? रुख भाइला ऐसा ही 1998 में आया हुआ है। तो देखो रुख भाइला, भाइला का मतलब क्या है? मीटर है। तो इसमें अर्थ पूछा है, अर्थ ही तो होता है। अभी मैंने क्या बताया भाई? भाइलो, भाइला का मतलब मित्र होता है। वो ये नहीं पूछ रहा, अर्थ पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा क्या है। तो क्या है ऐसा प्रश्न होता तो अपन क्या कहते हैं उसको कि वृक्षों का विस्तार कर रहा है, लेकिन वो तो अर्थ पूछ रहा है। हाँ, अर्थ पूछ रहा है। तो देखो अभी अपन ने देखा था ना, वो कहाँ गया? रुख बाइला कार्यक्रम। तो मैंने कहा था बाइला रुख, मतलब बाइला अपन किसको बोलेंगे? मित्र को। और कहाँ रुख बोला? डूंगर पर रुख। तो वो हो गया। अगर ये पूछता क्या है तो आप कहते थे साहब वृक्ष लगाने से वृक्षों का विस्तार है, ऐसा। चलो, तो ये याद रख लेना। अरे ऐसे भूल भी जाओ ना, कंफ्यूज हो जाओ। इधर देख, बांगड़ यानी तो बांगड़ का धनीर, ऐसे नहीं बोलते कि अपन झुंझुनू वाले क्षेत्र को, तो उससे याद रखो कि बांगड़ तो इधर है और वांगड़ इधर है, बस इतना से याद रखना है। या एक याद रखो तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाता है, ये हमेशा याद रहता ही है। वैसे इसमें सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली है। अच्छा, और आधुनिक ऐड करना चाहो तो डीडवाना, डीडवाना, कुचामन और ऐड कर लो, कुचामन और ऐड कर लो, तो ये आ जाता है। या और ऐड करना चाहोगे गुरु जी हम तो और याद करेंगे, ब्यावर भी ऐड कर लो,
प्योर भी आ जाता है, क्योंकि इसी का पाली का ही सार इनका ही तो बना है वो, तो वही बात है ना। चलो तो खेचड़ी तो हो गई होगी, फिर तो क्या बचा होगा, इतनी बड़ी सारी तो हो गई खेचड़ी। हाँ, मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष किसे कहते हैं, तो भी खेचड़ी को। मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, तो ये अपन खेजड़ी को ही कहते हैं। मरुस्थल का बहुत अच्छा वृक्ष होता है, सुनहरा वृक्ष है। चलो इसका रिपीट मार देते जल्दी से, लंबी रामायण हो गई। देखो, तो आप क्या कह रहे हो, राज्य वृक्ष कह रहे हो, कब घोषित हुआ, 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य का कला वृक्ष है, राजस्थान का गौरव है। वैसे तो हम खेजड़ी के अलावा किसको कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सेनेरिया। राजस्थानी भाषा में जांटी और सिमलो कह रहे हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ और विष्णुई समाज के लोग सम्मी कह रहे हैं। कन्नड़ भाषा में बन्नी कह रहे हैं। तमिल भाषा में पेमे कह रहे हैं। सिंधी भाषा में छोकड़ो कह रहे हैं। और खेजड़ी नष्ट होने का कारण है गाइकोट्रोमा सिलिस्ट्रोना है, जिनके कारण क्या हो रहा है, नष्ट। फिर है पत्तियों को हम क्या कहते हैं, लोम कहते हैं। फूल जो होते हैं उन्हें मिंजर या निमजर कहते हैं। पत्तियां जो है पूजा में काम में लेते हैं, है ना। तो किसकी पूजा, गणेश जी। और फल जो होते हैं इसके, फूल, फल क्या होते हैं, फूल, तो फूल होते हैं वो शिव और पार्वती। जब टहनियों को पत्तियों से काट करके स्थान पर ढेर लगाते हैं उसे मोल्डा कहते हैं। छपनी अकाल पड़ा विक्रम संवत 1956 में पड़ा, या ईस्वी जो है 1899 1900, तो उसमें लोगों के जीवन का सहारा जो बना वो खिजड़ी का वृक्ष बना। इसकी जो पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन अधिक होता है। और बीकानेर का राज्य चिन्ह पर खिजड़ी का चित्र बना हुआ जिसे माटो कहते हैं। थार सुबह एक नई किस्म बनाई गई है जो कि कांटे रहित है, कांटे इसमें नहीं है। और शुष्क फल की श्रेणी में इसको रखा गया है खेजड़ी को। जो फल होता है ताजा जो अपन तोड़ के लाते हैं तो सांगरी, सूखने के बाद उसे क्या कहते हैं, खोखा। रुक बायला कार्यक्रम जो है डूंगरपुर में, ऑपरेशन जो खेजड़ा 1991, और डाक टिकट जो है 88 में चलाया गया, कितने पैसों की, 60 पैसों की। फिर सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ओ, शेखावाटी क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ कहाँ से आ गया, शेखावाटी क्षेत्र में। और जिला विशेष पूछे तो ये आपको एक्स्ट्रा बात बताई थी। और सुनहरा वृक्ष कहते हैं मरुस्थल का खेजड़ी को। चलो अगला है अपना रोहिड़ा। रोहिड़ा ये राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प। घोषित कब किया गया, जब खेजड़ी घोषित हुई तभी, मतलब 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया इसको, 31 अक्टूबर 1983 को। अच्छा, अब जो खेजड़ी ये रोइडा है इसका भी वैज्ञानिक नाम अपन को याद रखना है। वैज्ञानिक नाम टीको मेला अंडू लेटा, ये वैज्ञानिक नाम है। इसको मारवाड़ का टीका भी कहते हैं, टीका भी कहते हैं। इसे मरुशोभा, मरुस्थल की शोभा, तो मरुशोभा भी कहते हैं। इसके जो फूल आते हैं वो कब आते हैं, जब आपकी एमए की एग्जाम होती है, मतलब मार्च अप्रैल। अभी फूल आए हुए हैं इसके। हाँ, मरुस्थल का, राजस्थान का भी सागवान, यही ध्यान रखना, पूरे राजस्थान का सागवान कहते हैं इसको। राजस्थान का क्या कहते हैं, सागवान कहते हैं। जैसे सागवान की लकड़ी आती है ना, महंगी आती है, बोली महंगी है, वैसे रोइडा भी महंगा हुआ है। बहुत से लोग हैं आप में से रोइडा जानते ही नहीं होंगे, हैं, कितने लोग हैं जो रोइडा नहीं जानते। हे भगवान, रोइडा देखिए कौन है। इसके फूल आते हैं ऐसे लाल लाल से थोड़े आते हैं, तो इसमें आप अंगुली में डाल लो ले से आराम से, अंदर पुंकेश्वर टाइप का आता है। अरे एक सेकंड में तुम्हें दिखाऊं, मेरे पास है। तो तुम ही पहले बच्चे नहीं हो जिन्हें ये चीज नहीं पता। ऊपर रह गया, कहाँ रह गया ऊपर,
ये नहीं है, नीचे आएगा, ये रहा, ये रोइडा है, बकरियां चल रही है, कैसा आता है ये रोइडा। इसकी जो ये पेडी होती है ना, तो उसमें अपने क्यूआर वगैरह और ये बनाने में काम में लेते हैं। जैसे ज्यादा पैसे वाले होते हो तो सागवान की लगा लेते हैं, और अपने जैसे लोग चलो भाई सागवान नहीं है तो रोइडा को अपन सागवान मान लेते हैं, राजस्थान का सागवान तो है ही के, तो ऐसे मान लेते हैं। हालांकि एकदम निकट से और दिखा दूं, फूल दूर से देखे हैं तो दूर से कर दी होंगी भूल, ये रहा, ऐसा आता है ये फूल। मैं कह रहा था ऐसे अंगुलियां डाल लो अपनी अपनी अंगुलियां इसमें, हाँ ऐसा। तो ये आता है आपका क्या, रोइडा आता है, खूब खूब खूब। आजकल तो नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक ये मारवाड़ में पाया जाता है। वैसे सर्वाधिक कहाँ है, मारवाड़ में, तभी मारवाड़ की टीका उटुकी अपन कह रहे हैं उसको। तो रोइडा, रोइडा है अपन देखा राज्य पुष्प है ना, और राजस्थान का सागवान भी कह रहे हैं अपन इसको। घोषित हुआ 31 अक्टूबर 1900, उसी समय घोषित हुआ जब खिजड़ी। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। देखो वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं कि खूब सारे हो जाते हैं और याद रखने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो जैसे रोइडा, तो कोई रोइडा का आदमी की कहीं काट दो थे, टीको काट दो, है ना। अरे अपने को रिश्तेदार आता है, अपन टीका निकालते, छोटा बच्चा रोने नहीं लग जाता, मेरे भी निकाल टीको, 10 रुपया मैंने भी दे, तो है ना, उसको राजी किया है, सोच लो। तो रोइडा, रोइडा उल्टा ही निकाले टीको, तो टीको मेला अंडुलेटा, है ना। मारवाड़ का क्या कह रहे हैं, टीका कह रहे हैं। आप कह तो रहे हो ना भाई रोडा, रोइडा के टीको काट दियो तो टीका। मरु शोभा कह रहे हो उसको। और एमे मतलब मार्च अप्रैल के समय इसके फूल आते हैं जो आपने भी देखे। और सर्वाधिक जो है वो कहाँ है। अच्छा, इसको हानि कौन पहुंचा रहा है, हानि जरविल चूहा, जरविल चूहा, इसकी वजह से ये नष्ट हो रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा नाम से देख के कि जड़ में विल बना रहा है चूहा, है ना, जड़ विल, जड़ में विल। अरे इसकी जो आती है ना वो नीचे जड़, तो जड़ में क्या होता है कि चूहे बिल बना लेते हैं और जड़ों को काट देते हैं, इसलिए पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कौन सा चूहा, जड़ विल, ऐसे याद करना, जड़ में बनाया बिल इसलिए नष्ट। अपन तो ये तो वास्तव में चूहा है ये, तो जड़ में बिल बनाने वाला जरविल चूहा होता है, वो यहीं ज्यादा रहना पसंद करता है। सबके अलग अलग स्थान है ना। तो ये रोइडा हो गया। चलो जी, अगला है डाक, इसे प्लास भी कहते हैं, प्लास भी कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं, जंगल की आग, या आग नहीं बोलो तो ज्वाला बोल लो जी, बात तो एक ही है, ज्वाला कहते हैं, कहते हैं। इसका इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। अंग्रेजी में कह रहे हैं भाई, हिंदी में अपने जंगल की आग कह दिया ना, जंगल की ज्वाला कह दिया, तो अंग्रेजी में फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कह रहे हैं। इसके अलावा देखो इसका वैज्ञानिक नाम भी है, आर एस प्रीमा एवोक्यूशन है वैसे वैज्ञानिक नाम, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा, ब्यूटियो ब्यूटियो मोनो स्पर्मा जो है वो इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा जो है वो इसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, ब्यूटियो। रंग तैयार करते रंग, केसरिया, केसरिया रंग जो है वो इससे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इससे पानिया बनाया जाता है, क्या बनाते हैं, पानिया बनाते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक ये राजसमंद में, ठीक है, सर्वाधिक राजसमंद, राजसमंद के आसपास जो हैं इलाके उनमें भी ये पाया जाता है। तो ढाक को अपन क्या कह रहे हैं, प्लास कह रहे हैं, और जंगल की आग या ज्वाला कह रहे हैं, और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कह रहे हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटियो। अच्छा ऐसे सोच लो, देखो अपने जो प्लास आता है ना अपने, वो प्लास सोच लो अपने वाला,
बिजली वाला प्लास, वो एकदम ब्यूटीफुल आता है कि नहीं, नेल आते हैं तो कितना ब्यूटीफुल आता है ना, ऐसा लगता है किसी का नाक भी दे पकड़ के, तो है ना, क्या ध्यान में रखोगे कि वो क्या लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। तो आपको ब्यूटीफुल याद रहेगा तो वो थोड़ा सा याद रह जाएगा कि ब्यूटियो ब्यूटियो से था कुछ, तो ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। ये ऐसे सोच लो कि जो प्लास आता है ना वो ब्यूटीफुल आता है किसकी तरह, मोना की तरह ब्यूटीफुल आता है, ऐसे सोच लो। हाँ, तो मोना, ठीक है, याद रख लो। तो जंगल की आग अंग्रेजी में कह रहे हैं, वो मोना तो आग ही लगाती है दिलों में, किसी का नाम तो नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ चलो, तो इसलिए क्या ध्यान में रखोगे, फ्लेम ऑफ दी फॉरेस्ट। और वैज्ञानिक नाम देख लिया आपने, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। रंग जो है केसरिया रंग है, और क्या बनाते हैं, पानियां बनाते हैं, और सर्वाधिक जो है ये राजसमंद के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। अभी जो आप जिसको रोइडा बता रहे थे ना बीच में एक, वो रोइडा नहीं था, वो था आपका डाक। पता नहीं है पानिया तो क्या होता है, ये है वो। तो दूर से देखते हैं तो ऐसा लग रही है आग लग रही है, देखो कैसे नहीं लग रहा, दूर से देखो, तुम पास से क्यों देख रहे हो, हाँ दूर जाओ वहां से देखो, तो ऐसे लगती है कि जैसे आग लग रही हो, क्योंकि देखो आग की लपटे की तरह लग रहा है ये, खूब सारे ऐसे मतलब फूल होते हैं इसके। तो ये हो गया आपका क्या, डाक हो गया, ठीक है। चलो जी, डाक के बाद में अगला पढ़ेंगे अपन, है बांस। देखो बांस आदिवासियों का, आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं, हरा सोना कहते हैं इसको। और भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उसमें कहते हैं वासुदेव, मतलब जो अपने धर्म ग्रंथ होते हैं ना उनमें वासुदेव कहते हैं। वासुदेव मतलब शंकर भगवान का वास माना जाता है। अभी वो कोरोना था 2020 में, तो एकदम फ्री है, कोचिंग तो हमारी 1.5-2 साल वैसे ही बंद रही है, तो क्या करे पूरे दिन पड़े पड़े। तो मैंने देखा यार, मैडम को बोला कि छत पर ना रोटी वोटी बनाएंगे, बोले बलितो को, मेरे को बांस पड़ा, मैं भी बलिता तैयार करता हूँ। मैं जैसे काटने लगा तो पीछे ब्राह्मणों का घर था, बोले गुरुजी आज कहीं कर बांसा को, अजय मगो वो पड़े इसे कोई काम मत आ रही हो ने, आना मगो देने आज रोटी बना लिया, अजय के माठ साहब के तो और देवताओं को वास सिम तो गजे इन तो बाड़ा ही को ने, मैं देखियो ब्राह्मण आपड़ी विद्या लगा दिया ये बांस में कैसा वासुदेव वासुदेव है। फिर मेरे जीके वाली लाइन याद आई, बोले बोले मुझे यार आप पढ़ाओ तो यहाँ भाई वासुदेव। फिर मैंने देखा यार ऐसा कुछ हो तो नहीं सकता, अपन गूगल देवता से पूछते हैं। तो मैंने गूगल से पूछा बांस क्यों नहीं जलाते, बोला इसमें हानिकारक गैस निकलती है इसलिए बांस को नहीं जलाया जाता। अच्छा हमको अब समझ में आई। इसलिए तो आप देखना घरों पर बहुत से लोग होते हैं अगरबत्ती नहीं लगाते, क्योंकि अगरबत्ती का जो वो आता है ना स्टैंड, वो किसका आता है, वो बांस का आता है। तो अपने पूर्वजों ने तो इसको किससे जोड़ दिया, देवता से जोड़ दिया, वासुदेव से जोड़ दिया, ताकि अपन हानिकारक खैर नहीं जलाएं। और वैज्ञानिक वगैरह जो हैं वो इसका रीजन बता रहे हैं बांस नहीं जलाने का, क्योंकि इसमें कौन क्या निकलती है, हानिकारक गैस निकलती है, इसलिए नहीं जलाते। तो ब्राह्मण भी सही, वैज्ञानिक भी सही, है ना। और हाँ हमने भी नहीं जलाया क्योंकि वो गूगल, हाँ रोटी सेकने से वंचित, फिर उनको फेंकना ही पड़ा, और क्या मुंडू पड़े भाई उनका, है ना। तो ये बात है ना। तो आदिवासियों का रसो न कह रहे हैं, और भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या है, वासुदेव है। चलो क्या है ये, तो ध्यान रखना ही घास है, तेज गति से बढ़ती है, तेज गति से, ठीक है, सबसे तेज गति से बांस ही बढ़ता है, सबसे लंबी घास भी यही होती है। और सर्वाधिक जो है आपके बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा का नाम ज्यादा बांस होने की वजह से पड़ा, ऐसी मान्यता है। तो सर्वाधिक जो है अपने कहाँ है, बांसवाड़ा। एक है बांस मिशन प्रारंभ किया गया था, ये चलाया गया था 2006-07 जो है उसमें चलाया गया था। और राजस्थान के कितने जिलों में चलाया गया था, 12 जिलों में चलाया गया था, ठीक है। तो कितने जिलों में चलाया गया था, 12, मतलब वो उधर वाले जिले जिधर दक्षिण पूर्वी इलाका होता है उसमें चलाया गया था। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे लिखा हुआ है सब कुछ। तो आपने देखा
आदिवासियों क्या कह रहे हो, हरा सोना, और धर्म ग्रंथों में क्या कह रहे हो, वासुदेव कह रहे हो। फिर क्या है, एक घास है, तेज गति से बढ़ता है, सबसे लंबी घास है ये, और सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। और बांस मिशन जो है 2006-7 में चला था, कितने जिलों में, 12 जिलों में चलाया गया था। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, आपका बांस हो गया। चलो एक पढ़ते अपन महुआ। महुआ देखो, आदिवासियों का कलफ वृक्ष कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। इससे शराब बनाते हैं, जिसे कहते हैं महुड़ी या ताड़ी। ताड़ी का मतलब होता है वो जो देसी है, नहीं नहीं, हाँ करंट, हाँ करंट वाली, वैसे करंट वाली। तो ये देसी शराब होती है। आदिवासी लोग जो है ना, इसको सोम रस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोम रस, मतलब अमृत कहते हैं, अमृत है उनका। हाँ, तो मऊड़िया कौन सी शराब बना रहे हैं, ताड़ी शराब बना रहे हैं इससे। और उड़न गिलहरी इस पर निवास करती है। उड़न गिलहरी इस पेड़ पर रहती है। देखो कौन सी गिलहरी है, उड़न गिलहरी। अपने वाली गिलहरी नहीं आती है, एक उड़ने वाली गिलहरी आती है, अपनी जैसी होती है, सेम सेम, लेकिन उसके क्या होता है, मतलब जाल टाइप का होता है, तो वो आराम से उड़ करके चली जाती है। ये उड़ी थी 2011 में वन रक्षक की एग्जाम में। वहां प्रश्न आ गया कि उड़न गिलहरी किस पेड़ पर निवास करती है। तो उस समय तक कोई नहीं पढ़ाता था, इतना चर्चा में नहीं था। तो उसमें जैसे खेजड़ी, नीम, बबूल, महुआ ऐसे आए। तो अपन सोचते हैं यार कहाँ रहेगी, सब पर रहती है। अपने तो छान की बातियों में भी रह जाती है, पाठ हम भी रह जाए अपने तो। हाँ, तो चक्कर पड़ गया था। लेकिन ये वास्तव में सबसे ज्यादा अगर किसी पेड़ पर रहती है ना, क्योंकि इसकी आप जानते हो इसमें क्या होती है, वो शराब तत्व होते हैं। क्या होते हैं, शराब तत्व होते हैं। तो जब भी गिलेरी गिलेरा से लड़ाई हो जाती है, 2 पत्तियां खा लेती है, चोचन हो जाती है अगली है, तो टेंशन खत्म हो गई ना। इसलिए सबसे ज्यादा कौन से पेड़ पर रहती है, महुआ के पेड़ पर रहती है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोगोफोलिया। देखो यहीं से उठा लो, मैं मधुका लोगोफोलिया, है ना। ये सोच रहे हो कि मैं फॉर महुआ, मैं फॉर मधु, बस वो मधु याद रखो कि महुआ के पेड़ पर रहती है मधु। पापा पर ही है, कहीं भी रह जाए भाई, तो महुआ के पेड़ पर रहती है। चलो ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान का जो आपका दक्षिणी इलाका है। हाँ, आपके प्रतापगढ़ भी है, उदयपुर भी है, सलूम्बर भी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी है। तो इन इलाकों में जो है वो क्या पाई जाती है, पाया जाता है महुआ। पहुआ नहीं वो बात अलग है कि महुआ से बना रहे हैं पहुआ लेकिन ये है ना आपकी, ये कुछ वृक्ष पड़े। मैं एक बार बंद कर दूं, फिर 2 मिनट बात करूंगा तुमसे।